जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपकी अपनी V2 अकेडमी फॉर जनरल स्टडीज़। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि हम जनरल स्टडीज़ को किस तरह से डिस्कस करेंगे। पूरा सिलेबस हमने जान लिया है और आज हम हमारा पहला सब्जेक्ट इंडियन पॉलिटी स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये हमारा पहला सब्जेक्ट है जिसको हमने 15 चैप्टर्स में डिवाइड किया है। तो आज हम हमारा इंडियन पॉलिटी का फर्स्ट चैप्टर हिस्टोरिकल ओवरव्यू स्टार्ट करेंगे। पूरा सिलेबस हमने 15 चैप्टर्स में डिवाइड किया है जिसमें पूरी इंडियन पॉलिटी अच्छे से कवर हो जाएगी। ये 15 चैप्टर्स करने के बाद इंडियन पॉलिटी को दोबारा कहीं और से करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको इसकी PDF प्रोवाइड करूँगा, जो हैंडआउट्स होंगे, जो नोट्स होंगे। इन PPT के अलावा PDFs भी आपको मिलेंगी टेलीग्राम चैनल पे जल्द ही। तो पहला चैप्टर है हमारा हिस्टोरिकल ओवरव्यू, ऐतिहासिक अवलोकन। एक बार मैं सोच रहा था कि इस चैप्टर को या तो हिस्ट्री में कवर करवा लेता, पर मैंने सोचा कि इस चैप्टर के बगैर आपको इंडियन पॉलिटी अच्छे से समझ में नहीं आएगी। तो मैंने कोशिश की है कि इसको यहीं पे शुरुआत में ही कवर कर लें। चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है तो हम इसको 2 पार्ट्स में करेंगे, अच्छे से करेंगे, अच्छे से समझेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं इस सुनहरे सफ़र की, मेरे साथ, आपके GS गुरु के साथ, आपके मेंटर के साथ। तो फर्स्ट चैप्टर हिस्टोरिकल ओवरव्यू, यही चैप्टर डिसाइड करेगा कि भारत की जो पॉलिटी है, जो आज आप देख रहे हैं, वो किस तरह से डेवलपमेंट उसकी हुई। इसमें हम इसको हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ेंगे, हम इसको पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। हम पॉलिटी के तौर पे करेंगे, क्योंकि हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी सारे फैक्ट्स होंगे जो हमें कवर करने होंगे, वो हम हिस्ट्री में करेंगे। तो हम ये देखेंगे कि कुछ कानून आए, जैसे रेगुलेटिंग एक्ट्स करेंगे, इंडियन काउंसिल एक्ट्स करेंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट करेंगे। तो काफ़ी सारे कानून आए थे, उनको 1 बाय 1 हम पढ़ेंगे, समझेंगे। तो शुरुआत करते हैं कि 1600 में जो ब्रिटिशर्स भारत आए थे, वैसे तो काफ़ी सारे दूसरे देश भारत में आए और व्यापार के लिए आए। तो जैसे हम देखते हैं PDEF, पुर्तगीज़, डच, इंग्लिश, डेन्स भी आए थे बीच में, और लास्ट में फ्रेंच। तो इंग्लिश ब्रिटिशर्स भारत में आए एक व्यापार के तौर पे। एक प्राइवेट कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसको इंग्लैंड की जो ब्रिटेन की जो क्वीन थी, क्वीन एलिजाबेथ I, उन्होंने चार्टर दिया था। तो ब्रिटिशर्स 1600 में ट्रेडर्स के तौर पे, व्यापार करने के तौर पर एक कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, एक प्राइवेट कंपनी थी। क्वीन एलिजाबेथ I ने उनको चार्टर दिया कि आप जाइए और भारत में व्यापार कीजिए, और उसका कुछ डिविडेंड, उसका कुछ टैक्स जो कि इंग्लैंड को मिलना था। तो एक मोनोपोली जो है दी गई ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में ट्रेड के लिए। ट्रेड व्यापार ईस्ट इंडिया कंपनी का धीरे धीरे भारत में बढ़ता रहा, और हम देखेंगे कि 1765 में, 1765 में कुछ जो युद्ध जीतने के बाद, जैसे बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, हिस्ट्री में पढ़ेंगे। बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर जीतने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी राइट्स मिलेंगे। दीवानी राइट्स का मतलब है कि रिवेन्यू और सिविल जस्टिस, मतलब राजस्व और नागरिक न्याय का अधिकार, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, जो कि एक काफ़ी बड़ा एरिया था। तो बैटल ऑफ बक्सर जीतने के बाद, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के बाद, ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी राइट्स हाथ लगते हैं, और इस दीवानी राइट्स को हम बोलते हैं की टू इंडिया। भारत की चाबी इनको हाथ लग गई थी, जिससे इन्होंने भारत रूपी तिजोरी का ताला खोला और सारा खजाना लूट लिया। और जब इनका अत्याचार बढ़ता गया तो 1857 में एक क्रांति हुई, जिसको रिवोल्ट ऑफ 1857 के नाम से जानते हैं। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन ख़त्म करके जो ब्रिटिश क्राउन था, उसने डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि भारत में अब वो करेंगे गवर्नेंस। तो ये काम हुआ रेवोल्यूशन ऑफ 1857 के बाद।
पर नाम चेंज हुआ था, काम वही था, शोषण वैसे ही होता जा रहा था। आगे ये शासन जो था, जो ब्रिटिश क्राउन ने जो रूल एज्यूम किया था, डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी, ये आज़ादी तक चला। 15 अगस्त 1947 तक जो ब्रिटिशर्स का ही राज रहा भारत में। तो जैसे ब्रिटिशर्स भारत आए और उन्होंने जो कानून बनाए, उनका भारत के संविधान पे और भारत की राजनीति पे एक ग्रेट इम्पैक्ट और इन्फ्लुएंस रहा है, जो कि हम देखेंगे। तो ये हमने समरी की। अब थोड़ा डिटेल्ड में हम इसको चीज़ों को समझते हैं डिटेल में। ये हैं क्वीन एलिजाबेथ वन, ये इंग्लैंड में ब्रिटेन की बात है। और ये मान लो आप ईस्ट इंडिया कंपनी को क्वीन ने क्या दिया, चार्टर, कि आप जाइए, एक लिखित रूप से एक दस्तावेज दिया कि आप जाइए, आपको मोनोपोली दी जाती है, आप इंडिया में ट्रेड कीजिए ट्रेडर्स के तौर पे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में भारत में आई, इनको मोनोपोली दी गई क्वीन के चार्टर के द्वारा। और 1765 में इनको दीवानी राइट्स मिले बंगाल, बिहार और उड़ीसा के, जहाँ पे एक डबल गवर्नमेंट सिस्टम स्टार्ट किया रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा 1765 में। रॉबर्ट क्लाइव गवर्नर थे बंगाल के, तो उनके द्वारा। अब क्या हुआ, सिस्टम यहाँ से शुरुआत हुई कि कंपनी में करप्शन ज़्यादा था। कंपनी ने क्या था, जो पर एनम हर साल इंग्लैंड को 4 लाख पाउंड ये जो है टैक्स दिया करते थे। और कंपनी में करप्शन के कारण जो प्राइवेट ट्रेड था, जो अपने राइट्स थे वो दूसरों को दिए गए, पासिस दिए गए, जिसको काफ़ी एक्सप्लॉइट किया गया। तो इसकी वजह से हुआ क्या, इनको जब दीवानी राइट्स मिले, तो जब इनकी मोनोपोली थी ही और इनको दीवानी राइट्स मिले बंगाल, बिहार और उड़ीसा के, ये रॉबर्ट क्लाइव हैं, ये दीवानी राइट्स मिल रही हैं इनको बंगाल, बिहार और उड़ीसा की। तो क्या हुआ, 1769 में कंपनी कर्ज में पाई गई, 6 मिलियन पाउंड के कर्ज में पाई गई। और इसी के साथ साथ बंगाल में फेमाइन आने के कारण, और हैदर अली, टीपू सुल्तान, ये सारी बातें हम करेंगे। कर्नाटिक वार जो थी उसमें इंग्लैंड को हार मिली थी, तो शेयर डाउन हो गए। फिर कंपनी ने लोन अप्लाई कर दिए इंग्लैंड में। अब लोन अप्लाई कर दिया, भाई वैसे तो प्रॉफिट में चल रही है ये कंपनी, और फिर ये लोन अप्लाई कर रही है, तो क्या चक्कर चल रहा है। तो एक कमेटी बनाई गई, एक समिति बनाई गई, जिसको हेड कर रहे थे जनरल बारगायन की चेयरमैनशिप में ये कमेटी जो है गठित की गई। और इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी कि कंपनी जो है एडमिनिस्ट्रेशन को हैंडल करने में इनएफिशिएंट है, असक्षम है। और ये असक्षम होने के कारण अब क्या है, एक कानून बनाया जाए ताकि जो ब्रिटेन में ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट किया जा सके। तो यहीं से कानूनों की शुरुआत होगी, जो एक्ट हम पढ़ेंगे, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो अब ये एक्ट डिसाइड करेंगे इंडियन पॉलिटी को। ये एक्ट क्यों लेके आए गए थे, एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि उसमें करप्शन बढ़ चुका था, और दूसरा ब्रिटेन को, जो ब्रिटेन में प्रॉफिट डिविडेंड है वो अच्छे से मिले, तो इसलिए ये एक्ट लाए गए थे। तो हम देखते हैं कि 1765 में ये एक मैप है जिसमें दिखाया गया है कि ये बंगाल प्रेसिडेंसी है पूरी, ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी है, ये मद्रास प्रेसिडेंसी है। इन सभी में हम देखेंगे गवर्नर्स होंगे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो एक तरह से प्राइवेट कंपनी थी, उसके कोर्ट ऑफ डायरेक्टर हुआ करते थे। ये हुआ कहाँ करते थे, इंग्लैंड में। ब्रिटेन में हैं ये, और ये ब्रिटेन में क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं इंडिया को। और इनकी एनुअल अपॉइंटमेंट हुआ करती थी, जो भी इसके मेंबर्स हुआ करते थे 1 साल के लिए अपॉइंट किए जाते थे। ये स्थिति थी 1765 में। अब हम कानून पढ़ेंगे और जानेंगे किस तरह से डेवलपमेंट्स हुई। धीरे धीरे एक एक चीज़ अच्छे से समझ में आएगी।
एक बार पढ़नी है, ध्यान से समझनी है, इससे बेटर वे में आप जो है नहीं पाएंगे चीज़ों को। तो आइए, ब्रिटिश रूल जो है, भारत में ब्रिटिश रूल है जो, एक हिस्ट्री हमें करनी है पूरी, इसकी हिस्टोरिकल ओवरव्यू करना है। तो भारत में ब्रिटिश रूल है जो, उसको वो कब से कब तक रहा, अगर हम देखें तो पहले जो है ट्रेडर्स के रूप में आए थे, पर उनके पास कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं था, दीवानी राइट्स नहीं थी, कोई पॉलिटिकल पावर नहीं थी। पर जब 1765 में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के बाद और जो है दीवानी राइट्स मिले इनको, ब्रिटिशर्स को, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी को, उसके बाद ये कानून आए और जो है व्यवस्थाएं इस तरह से बनी कि 1773 से और आज़ादी तक 1947 तक जो है ब्रिटिशर्स का रूल रहा भारत में। इस रूल को हम दो पार्ट्स में समझेंगे। पहला हिस्सा वो कि 1773 से पहले रेगुलेटिंग एक्ट के आने से जब 1857 का रिवोल्ट हुआ तब तक कंपनी का रूल था, कंपनी डायरेक्ट रूल कर रही थी, ब्रिटिशर्स बैक एंड में थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट बैक एंड में थी, क्राउन बैक एंड में था। फिर 1857 की क्रांति के बाद, 1857 के रिवोल्ट के बाद परिस्थितियाँ चेंज हुई और ब्रिटिश क्राउन ने डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। तो उसके बाद जो कानून व्यवस्थाएं बनी, जो रूल नियम आए, तो क्राउन ने डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ली भारत की, और 1858 से 1947 तक कुछ कानून आए जो कि हम सेकंड कैटेगरी में रखेंगे। तो ब्रिटिश रूल को हम दो पार्ट्स में पढ़ेंगे, एक तो कंपनी रूल और दूसरा क्राउन रूल। कंपनी रूल 1773 1773 से 1858 तक। सर 1858 क्यों? 1858 क्योंकि 1857 में 1857 का रिवोल्ट हुआ था, 1857 की क्रांति हुई थी, क्योंकि इन्होंने कानून इस तरह के बना दिए थे, कुछ व्यवस्थाएं इस तरह की हो गई थी। उसके बाद ब्रिटिश क्राउन है जो, उसने डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, थोड़ा सा ऑथोरिटी बढ़ाने के लिए, रिलायबिलिटी बढ़ाने के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कंपनी रूल इन इंडिया। अब हम देखेंगे कंपनी रूल और क्राउन रूल। तो पहले देखते हैं कंपनी रूल। कंपनी रूल रहा 1773 से 1858, 1773 से 1858। इस बीच जितने भी कानून आए हम वन बाय वन सारे पढ़ेंगे। इस बीच ये कानून है आपके सामने। सबसे पहले आया रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, 1773 का कानून, रेगुलेटिंग एक्ट। अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781, पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784, द एक्ट ऑफ 1786, और फिर 4 चार्टर एक्ट देखेंगे हम। चार्टर एक्ट ऑफ 1793, चार्टर एक्ट ऑफ 1813, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 और चार्टर एक्ट ऑफ 1853। ये वो कार्यकाल है जिसमें कंपनी का रूल था। फिर 1857 में जो रिवोल्ट हुआ, क्रांति हुई, उसके बाद क्राउन रूल स्टार्ट हो जाएगा, और क्राउन रूल चला 1858 से 1947 तक, 1858 से हमारे देश की आज़ादी तक, 1947 तक। इस बीच कुछ कानून बने थे। जब 1857 का रिवोल्ट हुआ तो ये दिखाने के लिए कि अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है, तो एक कानून लाया गया, एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, 1858, दिखाने के लिए बस, नामात्र। पहले गवर्नर जनरल हुआ करते थे, अब वॉइस रॉय हो जाएंगे। फिर इंडियन काउंसिल्स एक्ट आएंगे, 3 इंडियन काउंसिल एक्ट। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 और इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, जिसको मोरलेमेंटो रिफॉर्म भी बोलते हैं। फिर 2 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आएंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, और फिर लास्ट में आएगा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो आज का जो हमारा मेन पार्ट है वो रहेगा कंपनी रूल। तो कंपनी रूल, हम ये सारे रूल्स पढ़ेंगे, अभी वन बाय वन देखेंगे किस तरह से चीज़ें चलती हैं। आप ध्यान से सुनते जाइए, समझते जाइए, और नोट्स जब मैं दूंगा आपको उससे रीड करिए, इजीली हो जाएंगी सारी चीज़ें। काफ़ी मेहनत लगती है इन चीज़ों में, काफ़ी टाइम देके, और कोशिश की है मैंने कोई भी पॉइंट इसमें ऐसा ना हो कि जो मतलब कवर ना हो पाए, तो हमने सारी चीज़ें कवर की हैं। तो आइए देखते हैं कंपनी रूल, जो कि आज का टॉपिक है, कंपनी रूल। हम 1773 से 1858 तक जो भी कानून आए सारे पढ़ेंगे।
रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ेंगे 1773 का, 1773 का, अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, एक्ट ऑफ 1786 और 4 चार्टर एक्ट पढ़ेंगे जो 20 ईयर्स 20 साल की अवधि में इंटरवल में हमें दिखेंगे। तो सबसे पहला एक्ट पढ़ते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया था, और ताकि ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड में अच्छे से प्रॉफिट दे सके, डिविडेंड अच्छे से दे सके, उसके लिए बनाया गया था। ये पहला स्टेप था। तो पहला ही क्वेश्चन बनता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का ये पहला स्टेप था कि वो कंट्रोल कर सके, रेगुलेट कर सके ईस्ट इंडिया कंपनी जो इंडिया में है उसके सभी कार्यों को, अफेयर्स को ये मेंटेन कर सके। एक कमेटी बनाई गई थी जिसके हेड थे, जिसके हेड थे ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर लॉर्ड नॉर्थ। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे लॉर्ड नॉर्थ। उनकी चेयरमैनशिप में एक कमेटी थी और उस कमेटी ने रिपोर्ट दी, उसी के आधार पर, उसी के बेसिस पे ये जो है रेगुलेटिंग एक्ट बनाया गया। इसने पहली बार कंपनी के पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस को रिकॉग्नाइज किया भारत में, कि कंपनी के कुछ पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस हैं, और भारत में पहली बार सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की नींव रखी। तो ये क्वेश्चन बनता है कि भारत में किस कानून के तहत, किस एक्ट के तहत सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की फाउंडेशन, केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। तो ये है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। मेरे ख्याल से यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। तो हुआ क्या, अब हम देखेंगे कि इस रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में कुछ चेंजेस इंग्लैंड में, कुछ इंग्लैंड में व्यवस्थाएं बनाई गई, कुछ भारत में चीज़ें बनाई गई। तो देखते हैं इंग्लैंड में क्या हुआ। इंग्लैंड में क्या किया गया, लास्ट में एक डायग्राम से मैं समझाऊंगा आपको। देखो इंग्लैंड में क्या किया गया, एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्या थे, इंग्लैंड में कुछ लोगों का समूह था जो कि कंट्रोल करते थे सारे। हमने देखा इनका एनुअल अपॉइंटमेंट हुआ करता था 1765 में, 1765 के आसपास। पर जो रेगुलेटिंग एक्ट आया 1773, उसमें क्या कर दिया गया कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के सदस्य हैं, मेंबर हैं, उनका टेन्योर 4 ईयर कर दिया गया। अब 1 साल अगर टेन्योर था तो उस टाइम पे क्या ही मोरल रहेगा, क्या मनोबल रहेगा काम करने का। आप आए, काम समझा और आप रिटायर हो गए, आपको हटा दिया गया। तो 4 साल इसका टेन्योर किया गया ताकि स्टेबिलिटी हो सके और काम किया जा सके अच्छे से। तो 4 ईयर्स का इसका जो है हम टेन्योर कर दिया। इसके मेंबर्स हैं जो, वो 24 कर दिए गए, फिक्स कर दिए गए 24 मेंबर्स, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रिप्रेजेंटेशन मिले। वही प्राइवेट लोग हुआ करते थे, वही इसके मेंबर्स थे। और इसमें क्या था कि हर साल 1/4 मेंबर्स, मतलब 6 मेंबर रिटायर हो जाया करते थे। जैसे आप राज्यसभा में देखते हैं ना, अभी राज्यसभा में 6 ईयर टेन्योर है, हर दूसरे साल 1/3 मेंबर रिप्लेस होते हैं। तो ऐसी ही व्यवस्था, यहीं से उस तरह की अप्रोच ली गई थी। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर इंग्लैंड में थे, टेन्योर 4 साल का कर दिया गया, इनकी संख्या 24 फिक्स कर दी गई। और हर साल 1/4 मेंबर, मतलब 24 का 1/4, मतलब 6 मेंबर हर साल रिटायर होते थे, मतलब रिप्लेस हो जाते थे। और क्या किया गया कि ट्रेजरी, क्योंकि लोन ले रखा था ईस्ट इंडिया कंपनी ने, तो कहा कि भाई ट्रेजरी में सारे डॉक्यूमेंट्स दो, आप जो रिवेन्यू कलेक्ट कर रहे हो ना, तो ट्रेजरी को सौंप दो, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने लोन ले रखा था। और जो सिविल और मिलिट्री अफेयर्स हैं वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, देखेंगे एक मेंबर बनाया गया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जो ब्रिटिश कैबिनेट के सदस्य हुआ करते थे, मिनिस्टर हुआ करते थे, तो उनको सौंप दो सिविल और मिलिट्री अफेयर्स। तो हमने देखा इंग्लैंड में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के जो है उसमें क्या चेंजेस किए गए, और ट्रेजरी को डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो सबमिट करने थे इनको, वो हमने देखे। अब इंडिया में क्या हुआ, इंडिया में क्योंकि अब जो वो थे गवर्नर ऑफ बंगाल हुआ करते थे, उनको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बोल दिया गया, क्योंकि देखो सबसे ज़्यादा रिवेन्यू वहाँ से आ रहा था, तो उसका मान सम्मान बढ़ गया, उसकी वैल्यू बढ़ा दी गई।
गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया गया। गवर्नर ऑफ बंगाल थे जो, उनको गवर्नर जनरल, जैसे रॉबर्ट क्लाइव थे तो वो गवर्नर ऑफ बंगाल थे, अब नाम चेंज कर दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और पहला ही क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि भारत के मतलब ब्रिटिश इंडिया में फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे? तो लॉर्ड वान हेस्टिंग्स। लॉर्ड वान हेस्टिंग्स फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे। ये नोट कर लो आप, ये याद करना है, लिख लेना और नोट्स में ही मिलेगा, ये आ सकता है। अब क्या किया गया इंडिया में? एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बना दी गई। एग्जीक्यूटिव काउंसिल 4 मेंबर की। 4 मेंबर किसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल? गवर्नर जनरल की, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बना दी गई। अगली स्लाइड में आप देखेंगे, पिक्चर में अच्छे से समझ में आ जाएंगी चीज़ें, एक बार रीड कर लो, फिर आप पिक्चर की फॉर्म में देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा। तो एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की, जिसमें 4 मेंबर थे। तो इन 4 मेंबर्स के आप नाम जो है एक बार रीड कर सकते हो, एमसीक्यू में आए, थोड़ा सा एलिमिनेशन में हेल्प मिलेगी। फिलिप फ्रांसिस, क्लेवरिन, मॉनसन एंड बारवेल, ये 4 सदस्य थे, 4 मेंबर्स थे। और जो गवर्नर ऑफ बॉम्बे थे और मद्रास प्रेसिडेंसी, वो उनको सबॉर्डिनेट बना दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के, कि आप इनको रिपोर्ट सबमिट करोगे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को। अब वो भी कोशिश करने लगे कि हमें भी ऐसी ही पोजीशन मिलनी चाहिए, तो उन्होंने कुछ एफर्ट्स किए, इतना महत्व नहीं है उनका, पर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को सुपीरियर बना दिया गया। एक सुप्रीम कोर्ट बनाई गई, इसी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक सुप्रीम कोर्ट बनाई गई कलकत्ता में 1774 में, जिसमें एक चीफ जस्टिस हुआ करते थे और 3 जजेज हुआ करते थे। ये क्वेश्चन आ सकता है, पहले चीफ जस्टिस थे जो सुप्रीम कोर्ट के, जो कलकत्ता में एस्टेब्लिश की थी 1774 में, तो सर, देखो यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, सर एलिजे इम्पे, फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और 3 दूसरे जजेस थे, इनके भी नाम पढ़ लो आप, चैम्बर्स, लिम्स्टर, हाइडे। तो ये मेंबर्स के नाम आपको रीड करने हैं बस, ये मैं अगली स्लाइड में आपको अच्छे से समझाता हूँ। तो इंडिया में ये चेंजेस किए गए, और जो सर्वेंट्स थे कंपनी के, उनको कह दिया गया प्राइवेट ट्रेड नहीं करोगे आप, अपने अलग से पासेज नहीं बांटोगे, करप्शन को ख़त्म करो। और देखा जाए तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने कंट्रोल को स्ट्रेंथन कर दिया था कंपनी के ऊपर, क्योंकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है जो, उस पे उन्होंने बोल दिया था कि रिपोर्ट सबमिट करनी है, रिवेन्यू की, सिविल की, मिलिट्री की, तो अपने कंट्रोल को और स्ट्रेंथन कर लिया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। अब ये जो गवर्नर जनरल हैं बंगाल के, इनके पास कास्टिंग वोट थी। कास्टिंग वोट मतलब जैसे 4 मेंबर हैं इनकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, कार्यकारी जो है परिषद में, तो अगर कोई डिसीजन लिया गया, अगर 3 एक तरफ है, 1 इस तरफ है, तो 3 की बात मान ली जाएगी। पर मान लो इक्वल हो गया, 2:2 हो गया, 2 ने एक जगह वोट दिए, कानून को पास करना है, 2 ने मना कर दिया, तो यहाँ पे टाई हो जाएगा। तभी कास्टिंग वोट का मतलब होता है जब टाई हो जाए, तभी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को पावर थी वोट डालने की, तो उसको कास्टिंग वोट बोलते हैं। और ये था इनिशिएशन ऑफ सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का इनिशिएशन रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से हो गया था, और ये अपने पीक पे होगा 1833 में, हम देखेंगे। तो इस डायग्राम से समझो, जो भी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 करवाया मैंने आपको, आप पिक्चर की फॉर्म में इस डायग्राम की हेल्प से समझो कि ब्रिटेन में क्या हुआ, इंडिया में क्या हुआ। पहले देखते हैं इंडिया में। इंडिया है जो हमारा, उसमें 3 प्रेसिडेंसी थी, बंगाल, बॉम्बे और मद्रास। बंगाल के गवर्नर को अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बोल दिया गया, इसकी पावर बढ़ा दी गई। और जो गवर्नर ऑफ बॉम्बे थे और जो गवर्नर ऑफ मद्रास थे, उनको सबॉर्डिनेट बना दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के। अब ये अपनी रिपोर्ट्स हैं काम की, वो सौंपेंगे किसको? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को। ये सौंप दी इन्होंने रिपोर्ट। और जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हैं, उनकी एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई, कार्यकारी परिषद, जिसमें 4 मेंबर हुआ करते थे, 1 2 3 4, ये 4 मेंबर। और इसको कास्टिंग वोट की पावर दे दी गई गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को। एक सुप्रीम कोर्ट बनाया गया कलकत्ता में, जिसमें एक चीफ जस्टिस और 3 अदर जजेज हुआ करते थे। अब ये सारा काम देखो, ये रिपोर्ट्स इसको सौंपेंगे। अब ये क्या करेगा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? ये इंग्लैंड में, ब्रिटेन में इस रिपोर्ट को भेजेगा, किसके पास? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के पास। मैंने बताया था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर हैं जो, वो 4 मेंबर हैं, 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 4 मेंबर हैं,
उनकी संख्या हमने देखी यहाँ पे 24 फिक्स कर दी गई। 24 मेंबर्स हुआ करते थे ये, जिनका टेन्योर 4 इयर्स हुआ करता था। तो इनको कहा कि भाई, ये प्राइवेट मेंबर्स ही थे ईस्ट इंडिया कंपनी को जो कंट्रोल कर रहे थे इंडिया में। तो इनको कहा गया कि आप एक काम करो, जो रिवेन्यू के डॉक्यूमेंट्स है ना, जो भी आपने कर या टैक्स, जो भी प्रॉफिट जो है यहाँ से गेन किया है, उसके सारे डॉक्यूमेंट्स आप है ना ट्रेजरी को सौंप दो। ट्रेजरी को क्यों? क्योंकि वहाँ से लोन ले रखा था इन्होंने। और जो एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हो आप, जो प्रशासन कर रहे हो वहाँ पे, उसके सारे डॉक्यूमेंट्स भेज दो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को। ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एक पोस्ट क्रिएट की गई इंग्लैंड में, ब्रिटेन में। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एक मिनिस्टर हुआ करते थे, कैबिनेट मिनिस्टर, कैबिनेट लेवल के मिनिस्टर ब्रिटेन में। ब्रिटेन में कैबिनेट जो हुआ करती थी, उसके एक मिनिस्टर हुआ करते थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ये अकेले सदस्य हुआ करते थे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। तो समझ में आ गई होगी आपको रेगुलेटिंग एक्ट मेरे हिसाब से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम जल्दी से। अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781, ये कुछ एक्ट नहीं था, ये तो थोड़ा सा संशोधन था। वार्न हेस्टिंग्स ही थे इस टाइम पे भी। तो इसको एक तो पहली बात आप ये देख लो, एक्ट ऑफ सेटलमेंट बोलते हैं। जो कि कमियां थी ना, उपचारात्मक और अनुपूरक, रेमिडियल और सप्लीमेंट्री, रेक्टिफाई किया गया। जो भी डिफेक्ट थे रेगुलेटिंग एक्ट 1773, उनको रेक्टिफाई किया गया। जो गवर्नमेंट सर्वेंट थे उनको इम्यून कर दिया गया इस एक्ट के तहत। और कहा गया सोशल और रिलीजियस मामलों में दखलंदाजी नहीं भाई, प्रजा के सामाजिक और धार्मिक मूल्यों का सम्मान किया जाए, ज़्यादा छेड़छाड़ मत करो, इतनी जल्दी नहीं, है ना। कुछ गड़बड़ शुरू कर दी गई थी। जो ये क्या करने लगे थे जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के मेंबर, कि सोशल और रिलीजियस मैटर्स में भी हस्तक्षेप करने लगे थे। तो इसको रोक दिया गया, थोड़ा सा अमेंडमेंट किया गया, अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 इंपॉर्टेंट है। अब देखो अगला, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पिट्स इंडिया एक्ट, अब वार्न हेस्टिंग्स थे उस टाइम पे। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 वेरी इंपॉर्टेंट। 1773 के बाद 1784 में जो कानून आया पिट्स इंडिया एक्ट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसने क्या किया, जो कंपनी है उसके कॉमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शंस को डिस्टिंग्विश कर दिया गया, अंतर बताया कि आपके कॉमर्शियल फंक्शन ये हैं, पॉलिटिकल फंक्शंस ये हैं। अब जो है ना, एक तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर तो हुआ ही करते थे जो कि कॉमर्शियल अफेयर्स को देखते थे। अब एक नई बॉडी और बना दी गई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ये क्या है सर? ये कुछ भी नहीं है, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हुआ करता था ना एक व्यक्ति, अब वो एक व्यक्ति ना रह के पूरी टीम बना दी गई 6 की, वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, वो पॉलिटिकल अफेयर्स देखेंगे। एक नई बॉडी बना दी गई, एक अकेले व्यक्ति की जगह एक पूरी बॉडी बना दी गई। इसको बोलते हैं कि सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट, डबल गवर्नमेंट का सिस्टम बना दिया गया, जो कि 1858 तक चला। इसने जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 4 सदस्य हुआ करते थे उसको 3 कर दिया, 1 सदस्य कम कर दिया। देखेंगे कैसे कर दिया। तो 2 सिग्निफिकेंट रीजन थे। द एक्ट वाज सिग्निफिकेंट फॉर 2 रीजंस। पहली बात कि कंपनी की जो टेरिटरी है इंडिया में, पहली बार कहा गया कि ये ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया है। ब्रिटिशर्स ने अपनी अथॉरिटी को बढ़ा दिया भारत में, और ब्रिटिश गवर्नमेंट को सुप्रीम पावर बताया, सुप्रीम कंट्रोल बताया कंपनी के ऊपर। पूरा कंट्रोल किसका है? ब्रिटिश गवर्नमेंट का। ये दर्शा दिया गया। अब देखो डायग्राम की हेल्प से कितने अच्छे से समझाया गया है। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 विद द हेल्प ऑफ पिक्चर और डायग्राम। तो कैसे देखते हैं ब्रिटेन में क्या हुआ और इंडिया में क्या हुआ। इंडिया से समझते हैं, भारत हमारा देश इंडिया। 3 प्रेसिडेंसी हुआ करती थी, 3 कार्य क्षेत्र हुआ करते थे, बंगाल, बॉम्बे और मद्रास। जो गवर्नर ऑफ बॉम्बे थे और गवर्नर ऑफ मद्रास थे, उनको सबॉर्डिनेट बना ही दिया गया था पहले ही। किसके सबॉर्डिनेट? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के। ये सुपीरियर थे। और इनकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल हुआ करती थी जिसमें 4 सदस्य हुआ करते थे, 4 मेंबर्स। अब 4 से मेंबर्स कितने कर दिए गए? 3, 1, 2, 3। और इन 3 घटा दिए, 1 मेंबर कम कर दिया। और इनमें से भी 1 मेंबर जो है वो कमांडर इन चीफ। ये ध्यान रखना, 1 मेंबर कौन हो गया? कमांडर इन चीफ। ये अपनी रिपोर्ट्स भेजते थे किसको? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में 24 मेंबर्स फिक्स थे, 4 इयर्स का टेन्योर था,
और रिप्लेस हुआ करते थे हर साल 1/4। अब इनके दो फंक्शंस थे, मैंने बताया ना, इस पिट्स इंडिया एक्ट ने डिफरेंशिएट किया कि कंपनी के दो फंक्शन हैं, एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन और दूसरे कॉमर्शियल फंक्शंस। जो कॉमर्शियल फंक्शंस है वो तो कह दिया कंपनी को कि आप डायरेक्ट अपने आप देखो कॉमर्शियल फंक्शंस, कोई हमसे परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली देख लो। पर जो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस हैं, जो भी प्रशासनिक कार्य हैं, वो अप्रूवल के लिए भेज दो बोर्ड ऑफ कंट्रोल, BOC, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो अकेले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हुआ करते थे। अब एक पूरी टीम बना दी 6 मेंबर की, चांसलर ऑफ एक्सचेंजर, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और 4 मेंबर्स ऑफ प्रीवी काउंसिल। प्रीवी काउंसिल मतलब क्वीन की काउंसिल थी। तो ये 6 मेंबर की एक बॉडी बना दी गई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर 24 मेंबर्स की एक बॉडी थी। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो है कॉमर्शियल फंक्शंस डायरेक्टली देखती थी, और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस के लिए, प्रशासनिक कार्यों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल को रिपोर्ट भेजनी पड़ती थी और अप्रूवल लेनी पड़ती थी। ये किसके अंडर रिपोर्ट करते थे, किसको रिपोर्ट करते थे? PM को रिपोर्ट करते थे। तो ये डुअल सिस्टम था, इसको बोलते हैं डुअल सिस्टम, कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर भी है और बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कॉमर्शियल फंक्शन देख रहे हैं, बोर्ड ऑफ कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस देख रहे हैं। तो पूरी नज़र जो है रखी गई किस पे? ईस्ट इंडिया कंपनी पे। तो यहाँ पे पिट्स इंडिया एक्ट खत्म हुआ। अब अगला एक्ट है द एक्ट ऑफ 1784। अगर आप थक जाएं थोड़ा सा रोक के देख लिए, मेरी मजबूरी है, मुझे करवाना पड़ेगा ये आपको। कहाँ तक? 1858 तक। तो आराम से पढ़िए, आराम से समझ लिए। 2 पार्ट्स में कवर करेंगे इस चैप्टर को हम। द एक्ट ऑफ 1786, कॉर्नवालिस कोड बोलते हैं इसको, जो 1776 का अधिनियम है, कॉर्नवालिस कोड। तो कॉर्नवालिस है जो, वो क्या चाहते थे कि मुझे ना पावर मिल जाए, किसकी? गवर्नर जनरल की भी, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पावर, और दूसरा कमांडर इन चीफ। ये जो एक नया सदस्य ऐड किया था, जो 4 में से सदस्यों की संख्या एग्जीक्यूटिव काउंसिल की 3 कर दी गई थी, और एक कमांडर इन चीफ थी। कमांडर इन चीफ की कुछ पावर्स हुआ करती थी। तो जो ये थे कॉर्नवालिस, जब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने तो इन्होंने सोचा कि ना मैं इसकी पावर भी मुझे मिल जाए। तो क्या हुआ? और ओवरराइडिंग पावर इसने जो है कोशिश की लेने की काउंसिल के डिसीजंस पे। मान लो 3 मेंबर हैं, तो 3 में से मान लो 2 ने या तीनों ने ये डिसाइड कर लिया कि ये काम होना चाहिए, तो ये ओवरराइड कर सकते हैं, मना कर सकते हैं कि ये नहीं करना, तो अपनी मनमर्जी चला सकते थे। तो वार्न हेस्टिंग्स हैं जो इससे पहले जो कानून हुआ करते थे, उसमें ओवरराइडिंग पावर नहीं हुआ करती थी। पर कॉर्नवालिस हैं जो, उसके पास ओवरराइडिंग पावर थी। एग्जीक्यूटिव काउंसिल के डिसीजंस को वो ओवरराइड कर सकते थे। तो यहाँ से इसके बाद कहानी शुरू होगी चार्टर एक्ट की। अब 4 चार्टर एक्ट करेंगे हम। चार्टर एक्ट की पहचान ये है कि ये हर 20 ईयर्स में आएंगे। द चार्टर एक्ट ऑफ 1793, 1793 का जो चार्टर अधिनियम है, जॉन शोर उस टाइम पे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे। तो इस एक्ट ने क्या किया कि कह दिया ईस्ट इंडिया कंपनी को 20 साल के लिए हम और लाइसेंस देते हैं, कॉमर्शियल काम करने के लिए लाइसेंस दे दिया कि 20 साल और करो, मतलब 1813 तक दे दिया, 1813 तक। और जो पावर थी गवर्नर जनरल की ओवरराइड करने की काउंसिल के डिसीजंस पे, उसको सभी को दे देगी। आगे जितने भी गवर्नर जनरल होंगे ना बंगाल के, उनको पावर दे दी कि भाई आप एग्जीक्यूटिव काउंसिल के डिसीजन को ओवरराइड कर सकते हैं। कार्यकारी जो परिषद है उसके निर्णयों को ओवरराइड कर सकते हो, अपनी खुद मनमर्जी चला सकते हो। और होम गवर्नमेंट मेंबर्स, हाँ एक और इन्होंने गड़बड़ कर दी। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल, देखो मैं दिखाता हूँ आपको, जो ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल हुआ करते थे, ये बैठे इंग्लैंड में, कह दिया भाई इनकी जो सैलरी होगी ना, ये जो 6 मेंबर हैं इनकी सैलरी भारत से देंगे। ये और नुकसान कर दिया हमारा, बैठे वहां पे कह दिया भारत से दी जाएगी इनकी सैलरी। और ये कब तक चला सिस्टम? 1919 तक, 1919 तक यही चलता रहा कि इनको पेड आउट ऑफ द इंडियन रिवेन्यू में से देंगे इनको। ये भी एक मिस्टेक हुई थी इनसे बड़ी, जो कि इसको सुधारा गया 1919 में। फिर 20 साल हो गए, मैंने बताया था पहचान क्या है, हर 20 ईयर्स में चार्टर एक्ट आएंगे। फिर 20 ईयर्स पूरे हो गए तो चार्टर एक्ट ऑफ 1813 1813 का चार्टर एक्ट।
और इस समय जो है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, कौन थे? लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो कंपनी की मोनोपोली है जो वो इंडिया में एबोलिश कर दी गई कि बस भाई बहुत हो गया तुम्हारा। जो 1600 में 1600 में किन ने मोनोपोली दी थी कि अब तुम अकेले नहीं हो, औरों को भी आने दो, औरों को भी कमाने दो। पर हाँ, ये कह दिया गया कि चाइना के साथ ट्रेड और टी में, चाय में ट्रेड है, उसमें आपकी मोनोपोली बनी रहेगी। किसकी? ईस्ट इंडिया कंपनी की। इनको फिर कह दिया गया कि 20 साल और मौज लो तुम भारत में, 20 साल और ईस्ट इंडिया कंपनी को कह दिया कि जो है रिटेन करो इंडिया को और रेवेन्यू कमाओ, खाओ, हमें भी दो और मौज लो। पहली बार एजुकेशन पे खर्च करने के लिए कहा गया कि 1 लाख रुपए बच्चों की पढ़ाई पे, इंडियंस की पढ़ाई पे हर साल खर्चो। हमें ज़रूरत है ऐसे पढ़े लिखे लोगों की जो हमारी मदद कर सके। अपने बेनिफिट के लिए उन्होंने किया था ये मत सोचना कुछ अच्छी चीज़ की थी। उन्होंने अपने बेनिफिट के लिए क्या किया? 1 लाख रुपए कह दिया कि खर्च करो इंडियन की एजुकेशन पे। और क्रिश्चियन मिशनरीज को कह दिया फैलाओ क्रिश्चियनिटी को, पूरे भारत में लग जाओ, जैसे तैसे करके घूमो और फैला दो। बताओ क्रिश्चियनिटी कितनी अच्छी है, क्रिश्चियन धर्म कितना अच्छा है ना। सब चाहते हैं फैलाना अपने धर्म को, तो उन्होंने भी कोशिश की। फिर वही 20 साल हो गए पूरे, 20 साल की परमिशन दी थी। ये इंपॉर्टेंट है, चार्टर एक्ट ऑफ 1833। इसको इंपॉर्टेंट क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि यहाँ पे एक बड़ा बदलाव होने वाला है। क्या बदलाव होने वाला है सर? एक तो लॉर्ड विलियम बेंटिक का नाम आप याद रखना। क्यों याद रखना अभी बता दूंगा। एक तो 20 साल है ना जो और एक्सटेंड कर दिया गया कि 20 साल और कंपनी है जो उसकी लीज है जो 20 ईयर्स और एक्सटेंड कर दी गई इंडिया में। और ये फाइनल स्टेप था किसका? सेंट्रलाइजेशन का। सेंट्रलाइजेशन देखो इन्होंने 1773 से स्टार्ट की थी। कहाँ से? 1773 से, और 1833 तक पीक था सेंट्रलाइजेशन का। हिस्ट्री में और डिटेल में पढ़ेंगे अच्छे में, अभी पॉलिटिकल व्यू पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ लो बस, हिस्ट्री में और मजा आएगा तुम्हें देखना। तो सेंट्रलाइजेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया। अब कंपनी ना उसको मोनोपोली उसकी लॉस्ट होगी टी ट्रेड में और ट्रेड विद चाइना, और कहा गया कि भाई अपने कॉमर्शियल फंक्शन खत्म करो, बंद करो, बहुत मौज ले ली तुमने, बहुत पैसे कमा लिए, अब केवल पॉलिटिकल फंक्शन देखो, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस देखो, केवल राजनीतिक कार्य और प्रशासनिक कार्यों पे ध्यान दो और कुछ ध्यान मत दो तुम। ये कह दिया ईस्ट इंडिया कंपनी को। और जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे ना, अब उसका ओहदा और बढ़ा दिया गया। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बोल दिया गया, ये याद करना। और पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे लॉर्ड विलियम बेंटिक, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को क्या बोल दिया? नाम चेंज कर दिया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, और इसका जो है वैल्यू बढ़ा दी। बॉम्बे, मद्रास और बंगाल है वो डायरेक्ट कंट्रोल में थे किसके? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के। अच्छा एक और बात, जो जितने भी जो थे एक्ट्स थे उनके अंडर जो भी लॉ बनाए गए उनको रेगुलेशंस बोलते थे। पर इसके अंडर चार्टर एक्ट ऑफ 1833, इसके अंडर जो भी एक्ट बनाए गए उनको एक्ट्स बोला गया, और थोड़ी सी ऑथोरिटी बढ़ा दी। ब्रिटिशर्स बड़े समझदार थे, है ना, कलम की मार करते थे, कलम से चलते थे, लिखित में चलते थे चीजों को करते हुए। अच्छा, पहला लॉ कमीशन बनाया गया। कहा गया कि ना लॉ कमीशन बनाया जाए, और जो भारत के लॉ हैं, भारत के इंडियन लॉज हैं, उनको कंसोलिडेट करो और कोडिफाई करो, लिखो सबको। और पहला लॉ कमीशन बनाया गया 1835 में, और लॉर्ड मैकोले अपॉइंट किए गए इसके चेयरमैन। तो पहला लॉ कमीशन 1835 में बना, और इसके चेयरमैन कौन थे? लॉर्ड मैकोले। बन गया क्वेश्चन, याद कर लो अच्छे से। स्लेवरी सिस्टम को हटा दिया गया, स्लेवरी सिस्टम को इलीगल घोषित कर दिया गया इस चार्टर एक्ट में, और एबोलिश कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया स्लेवरी सिस्टम को, दास प्रथा को 1843 में। दास प्रथा एक बुरी प्रथा थी जो सती प्रथा जैसी ही थी, उससे भी बुरी थी, है ना, भारत में प्रचलित थी, तो उसको बैन किया गया। कुछ अच्छे काम भी किए ब्रिटिशर्स ने, ऐसा नहीं सारे बुरे ही काम किए, कुछ अच्छे काम भी किए, उनमें से एक ये भी है। देख लो अब चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में क्या हुआ। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, दो जो है बॉडीज तुमने पढ़ी थी,
इंग्लैंड में। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जिसमें 24 मेंबर्स थे, उनको क्या दिया गया कि कॉमर्शियल फंक्शन बंद करो, बंद करो, बंद करो, कॉमर्शियल फंक्शन बंद करो, कोई काम नहीं अब तुम्हारा, मोनोपोली पहले ही खत्म कर दी थी, खत्म कर दिया इनका। और कह दिया पॉलिटिकल फंक्शंस पे ध्यान दो, राजनीतिक कार्यों पे ध्यान दो आप लोग। अब वो पहले ही बोर्ड ऑफ कंट्रोल कर रहा था स्टार्टिंग से ही, दूसरी बॉडी थी जो, जिसमें 6 मेंबर थे, चांसलर ऑफ एक्सचेंज और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और 4 मेंबर्स ऑफ प्रीवी काउंसिल, क्वीन की काउंसिल। तो इसकी रिलेवेंस लॉस्ट होगी, जो प्रासंगिकता इसकी जो है खो दी इसने, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने। हाँ, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एक मेंबर और ऐड कर दिया गया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एक लॉ मेंबर ऐड कर दिया गया। और पहले लॉ मेंबर थे लॉर्ड मैकॉले, लॉ कमीशन भी बनाया गया, तो एक लॉ मेंबर भी ऐड किया गया। देखो क्या क्या चेंजेस हुए। चार्टर एक्ट 1833 में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 3 मेंबर हुआ करते थे, स्टार्टिंग में 4 हुआ करते थे, फिर 3 कर दिए, अब फिर 4 कर दिए। एक बार रिवाइज करोगे ना सारी चीजें याद आ जाएंगी तुम्हें, घबराओ मत, ये मत सोचो सर क्या कंफ्यूजिंग हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा कंफ्यूजिंग। 1-2 बार करोगे सारी चीजें वही हैं, लिखित में हैं, अभी नहीं पढ़ी हैं तो 1-2 बार रिवाइज होके हो जाएंगी साथ साथ, इजी है काफ़ी। तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया में के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 4 मेंबर कर दिए गए, और एक मेंबर को लॉ कमीशन भी बनाई गई थी, लॉर्ड मैकोले 1835, पहले लॉ कमीशन फर्स्ट चेयरमैन। और जो गवर्नर ऑफ बॉम्बे और गवर्नर ऑफ मद्रास थे वो तो इसके सबऑर्डिनेट थे ही, उन्होंने भी अपनी लेजिस्लेटिव पावर खो दी। अब लास्ट चार्टर एक्ट, बिल्कुल नज़दीक है हम, थोड़ा सा ही काम रहता है, बस थोड़ी सी हिम्मत और, है ना। थोड़ा सा ब्रेक ले सकते हो बीच में वीडियो को रोक के, कोई समस्या नहीं है, हमें तो आदत हो रही है करने की, है ना, पर अच्छे से करेंगे। तो चार्टर एक्ट 1853 ये लास्ट चार्टर एक्ट है, इसमें देखेंगे आप, इसमें टाइम नहीं बताया जाएगा। चार्टर एक्ट ऑफ 1853। तो चार्टर एक्ट्स की सीरीज में जो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने बनाए थे ये लास्ट है। 1793 में पहला आया, फिर 1830 में दूसरा, फिर 1833 में तीसरा, और 1853 में फोर्थ ये जो है चार्टर एक्ट आया। तो कंपनी है जो, उनको कह दिया गया 20 ईयर्स लीज नहीं बढ़ाई गई, ये कह दिया गया पार्लियामेंट जब तक चाहेगी ना, ब्रिटिश पार्लियामेंट, तब तक ये कंटिन्यू करेंगे। कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में। तो अनसर्टेन था ये, कोई फिक्स नहीं की गया इसका पर्टिकुलर डेट या पीरियड फिक्स नहीं की गई। जो स्ट्रेंथ थी ना कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में 24 सदस्य थे जब हमने देखा था, 24 मेंबर्स, उनको घटा के 18 कर दिया गया। पहले ही बेचारे बिल्कुल दबा दिए गए थे, अब उनकी संख्या और घटा दी गई। क्यों इतने 24 लोगों को, 18 रखो, और 18 में से भी 6 क्वीन डिसाइड करेगी, क्राउन डिसाइड करेगा, 6 मेंबर नॉमिनेट करेगा डायरेक्ट। तो इसकी रिलेवेंस और कम कर दी गई। अच्छा, अब तक क्या था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे ना जो, वही बंगाल को देख रहे थे। अरे भाई इतना बर्डन क्यों दे रहे हो उसको, बंगाल के लिए एक सेपरेट गवर्नर बनाया जाए ताकि गवर्नर ऑफ बंगाल वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया से अलग हो सके, है ना। तो गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर ऑफ मद्रास, गवर्नर ऑफ बॉम्बे ये अलग, और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया अलग। तो और एक है ना लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाएगी। देखो यहाँ से शुरुआत होगी लोकसभा की, हमारी जो लोकसभा देख रहे हो ना आप। एग्जीक्यूटिव काउंसिल तो आप देखते ही आ रहे थे, पर जो चार्टर एक्ट 1853 है, जो चार्टर अधिनियम 1853 है, उसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाएगी। लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या होती है सर? विधान परिषद होती है, नियम कानून जो बनाती है। इसमें 6 मेंबर्स थे। कितने मेंबर्स? 6 मेंबर्स, जो बाद में इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल के नाम से जानी गई या सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के नाम से जानी गई। और पहली बार लोकल रिप्रेजेंटेशन, ये क्वेश्चन और बनेगा, पहली बार कब लोकल रिप्रेजेंटेशन देखने को मिला? तो चार्टर एक्ट 1853 में। कैसे देखने को मिला? लो देख लो इस डायग्राम में, ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है, ये सबसे सुप्रीम है, जिसके अंडर गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर ऑफ बॉम्बे और गवर्नर ऑफ मद्रास तीनों सबऑर्डिनेट हैं इसके, है ना। पहले इसी को कह दिया गया था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, अब ये अलग बना दिया ताकि इस पे बर्डन कम किया जा सके, और ये इसके सबऑर्डिनेट हैं तीनों। इसकी 2 काउंसिल थी, एक तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो आप लोग देखते आए थे, शुरू में इसमें 4 मेंबर हुआ करते थे, है ना, कार्यकारी परिषद। इसमें फिर 3 मेंबर हुए, एक कमांडर इन चीफ था, और एक चौथा मेंबर और लॉ कमीशन वाला ऐड कर दिया गया था चार्टर एक्ट 1833 में, 1833 में।
लॉर्ड मैकोले पहला लॉ मेंबर था, लॉ कमीशन बनाई गई, तो ये एक फुल टाइम मेंबर ऐड कर दिया गया, ये काम खत्म। यहाँ पे एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 4 मेंबर। अब ये नई चीज़ आई है इसमें, लेजिस्लेटिव काउंसिल, पहली बार लोकल रिप्रेजेंटेशन, इसमें 6 मेंबर थे। कितने मेंबर थे? 6 मेंबर्स। 6 मेंबर्स में से देखो, एक तो चीफ जस्टिस कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे और एक जज थे वहाँ के। अब ये 4 लोग कौन थे? ये थी लोकल रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ बंगाल, मद्रास, बॉम्बे और नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस। बंगाल, मद्रास, बम्बई और उत्तर पश्चिमी प्रांतों के प्रतिनिधि थे। ये लोकल रिप्रेजेंटेशन है, बस ये इसमें याद रखना और कुछ भी याद नहीं करना। यहाँ पे हमारी जो सीरीज थी कंपनी रूल की, कंपनी रूल जो था वो हमने यहाँ पे कंप्लीट किया। 1773 से 1853 तक के हमने सारे जितने भी नियम कानून आए वो सारे पढ़ लिए हैं अच्छे से। मैं एक बार और आपको अच्छे से रिमाइंड करवा दूं कि हमने क्या क्या पढ़ा है। हमने ब्रिटिश रूल किया, ब्रिटिश रूल को 2 पार्ट्स में पढ़ेंगे, कंपनी रूल और क्राउन रूल। अब कंपनी रूल किया हमने, कंपनी रूल में हमने रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ा 1773, फिर 1781 का अमेंडिंग एक्ट, फिर पिट्स इंडिया एक्ट 1784, फिर एक्ट ऑफ 1786 और 4 चार्टर एक्ट पढ़े। तो इसमें किसी भी बच्चे को, किसी भी स्टूडेंट को अभी 1 साल बाद, 10 साल बाद, कभी भी जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो, कोई भी डाउट है तो कमेंट में पूछ लेना। अभी ये हमारी नई नई शुरुआत है, बहुत ही अच्छे से करेंगे। मेरा बहुत मतलब मन है आप लोगों को एक इतना क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करना, और मैं उसके लिए लगा हुआ हूँ। तो आप लोगों के लिए, मेरे लिए प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है, पर लाइफ इस फेज़ में चल रही है कि इसके लिए बहुत ही कम समय मिल रहा है, पर मैं वादा किया है तो निभाना पड़ेगा। और अब मैं पूरा कोर्स आपको पूरी लगन के साथ कोशिश करूँगा कि सारी चीज़ें अच्छे से हो जाएं। आप एक बार रिवाइज़ कर लेना, देख लेना, है ना, वीडियो से। और जल्दी एक टेलीग्राम चैनल बनाएंगे, उस पर आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में अलग अलग जो है ये जो हैंड आउट्स हैं वो मैं दूंगा आपको। तो रिवाइज कर लेना अच्छे से, जो भी डाउट है मुझसे पूछ लेना। रिवीजन सेशंस भी लिए करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करेंगे, मॉक क्वेश्चंस भी करेंगे। बहुत सारे सपने हैं, बहुत सारे प्लान हैं। तो इसी के साथ सभी को जय हिंद। मिलते हैं, जुड़े रहिए नेक्स्ट वीडियो के लिए। मिलते हैं हम अगली क्लास में। जय हिंद।